पढ़ने का जो सिलसिला है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये शुरू से रहा, आज भी है जी। आज अगर आप मैं बार बार युवाओं पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं खुद, मेरे अंदर जो क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है कि युवा का ही क्वेश्चन है, वो मैं पुटअप करूँ। आप सिद्धहस्त हैं, मुझे लगता है कि मेरी जिज्ञासा शांत होगी तो शायद सबकी जो युवा हैं उनकी जिज्ञासा शांत होगी। जो सबसे ज़्यादा बेचैनी, जो धैर्य की कमी है, पेशेंस नहीं है, तुरंत कुछ कर जाना है किसी भी फील्ड में, और पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, पढ़ने के लिए वो पेशेंस चाहिए। और जब वो लैक कर रहा है पेशेंस, तो कैसे वो पढ़ाई हो, कैसे हम पढ़ें साहित्य को? बहुत सुंदर सवाल। मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, साथ ही इसके पहले भी जो 2 सवाल थे उसको भी जोड़ करके जवाब दूंगा। अभी जिस समस्या पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि साहित्य से जो है युवा दूर हो रहा है, तो सब मसला ये है कि मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस समय में हैं, हमेशा टेक्नोलॉजी जो है कल्चर तय करती है, ठीक। और अभी हम 1991 के बाद का जो भारत है, या हम दुनिया के संदर्भ में भी कह सकते हैं, ये ट्रांजिशनल फेज में है और वो संक्रमण का काल चल रहा है अभी। ये साहित्य की बात छोड़ दीजिए, यहाँ बहुत सारे जो है गार्जियंस बैठे होंगे जिनके छोटे बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को लेकर के कई तरह की उनकी परेशानियां हैं कि बात नहीं सुनता है। पहले के बच्चे ऐसे होते थे जिनके गार्जियन उनको पटक के मारते थे, डंडे डंडे से मारा करते थे, टीचर्स भी मारते थे। और आज के समय में ये है कि अगर बच्चे को कस के एक बार डांट दिया या एक थप्पड़ लगा दिया तो बच्चा जो है रिएक्ट करता है और बहुत ही कई बार वो वायलेंस की तरफ चला जाता है। वो सहने की क्षमता कम हुई है। ये इसके पीछे भी यही टेक्नोलॉजी, हमें अपने दौर को समझना होगा, पहचानना होगा, है ना। प्रोजेक्ट में बड़ी शुष्कता है और जो यूएनओ के उसकी संवैधानिक पीठ या क्या उसको कहते हैं, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ अंग्रेजी का शब्द, उसके जो यंगेस्ट चेयरमैन रहे हैं और वो भारत के ही रहे हैं, और वो इस समय तमाम देशों का अब वो अपने पद से मुक्त भी हो चुके हैं, इस समय तमाम देशों का केस लड़ रहे हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह का। उनकी कविताओं का मेरे पास पांडुलिपियाँ उन्होंने भेजी हैं कि मैं चाहता हूं कि आप इसको संपादित करें। मैं हैरान था कि कानून का व्यक्ति है और वो फ्रेंच और इतालवी और वगैरह वगैरह भाषाओं में जिसका पूरा कार्य व्यापार है, और यहाँ वो रहने वाले महाराष्ट्र के हैं और हिंदी में उन्होंने कविता लिखी है और भेजा है संपादन के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदी ठीक उसी तरह से है जैसे माँ होती है ना। और आप कहीं भी दुनिया में चले जाएंगे, जैसे आप अपनी माँ को नहीं भूल सकते हैं, वैसे ही आप अपनी मादरी जुबान को भी कभी नहीं भूल सकते हैं। चाहे जितना भी दौर आपको नया टेक्नोलॉजी और तमाम तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, वो सिर्फ स्वरूप बदलेगा। हिंदी या साहित्य, मैं साहित्य कहना चाहूँगा, हिंदी क्यों, मैं तमाम भारतीय भाषाओं के बारे में कहना चाहता हूँ कि उनके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है और उनका निर्मित साहित्य जो रहेगा, हमेशा रहेगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं उस बीच में भी जो खतरा, जो एक दर्द महसूस होता है, जैसे रील्स की आपने बात की, युवाओं में रील बनाने का बहुत अच्छा प्रचलन है, बना रहे हैं। आपने कहा कि अब अमिताभ बच्चन के लड़के ही अमिताभ बच्चन नहीं होंगे, कोई भी अमिताभ बच्चन हो सकता है। चलिए, एक विकास का है एक बड़ा अच्छा, लेकिन एक और कटु सत्य है धरातल पे। जब उसको आप गहराई से देखेंगे और महसूस करेंगे तो वो दूसरा सत्य भी सामने आता है। अभी एक स्कूल में मैं गया, आप इसको जाके देखिए, जो रील्स बनाने वाले लोग हैं उनसे एक बार साक्षात्कार करके देखिए। मैं एक नाटक, अभी दिनकर जी की जयंती मनाई जा रही है, इंटरमीडिएट का एक बड़ा स्कूल है, वहाँ 20-25 बच्चों को मैंने बुलाया और मैंने पूछा कि रश्मि रथी किसी ने पढ़ा है? रश्मि रथी को कोई जानता है? 25 बच्चे में से शायद एक बच्ची किसी ने बताया कि हाँ, रश्मि रथी हम पढ़े हैं या जानते हैं। ये कितना बड़ा संकट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, ये रील बनाना, ये सारी चीज़ें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल, जो हमारी साहित्य है, आपको नहीं लग रहा कि ये छूट रहा है, कहीं दूर हो रहा है? दिनकर जी को जानना, वो हमारे धरातल हैं, वो हमारे आधार हैं। अगर उसकी समृद्धि हमारे साथ जुड़ जाए, युवाओं के साथ, तो शायद ये रील बनाना और उपयुक्त और सार्थक हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ उपस्थित माननीय और सुधीजनों को मैं अपना प्रणाम करती हूँ। और सर का बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
उनके जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि मैं सूरदास की कुछ पंक्तियों से अपनी बातों को प्रारंभ करना चाहूँगी। उन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण बहुत छोटे हैं और माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं, और वो बहुत छोटे हैं, इस बात पर गौर फरमाइएगा। और बड़े ही सुंदर ढंग से कहते हैं, उनको सिखाया नहीं जाता है कि आप इसी अल्फाज में, इसी ढंग से आप बोलिए, मैया से जो है जवाब सवाल करिए। कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पड़े सब सखा मिल मेरो मुख लपटायो। और इसी के बाद जो है माँ जो है उनकी इस तोतली भाषा को सुनकर बड़ी ही ललायित हो जाती है। और एक थोड़ा समय और आगे बढ़ता है, अचानक से एक बार जो है कृष्ण जी को वो अपने लल्ला को दूध पिलाने के लिए पीछे पीछे घूमती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि लल्ला कृष्ण कहते हैं कि मैं दूध नहीं पीऊंगा मैया, बहुत समय हो गया। आप अक्सर कहती है कि दूध पी लो लल्ला, तेरी चोटियां, तेरे बाल लंबे हो जाएंगे। अब इस बात को देखिए किस अल्फाज में कहते हैं, मैया। हाँ, इस पंक्ति को थोड़ा मैं भूल रही हूँ, मैं आगे चलती हूँ। अब देखिए सर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम साहित्य से, हम युवागण जो है साहित्य से कट नहीं रहे हैं, हम साहित्य से विमुख नहीं रह रहे हैं, हम साहित्य की सानिध्यता को प्राप्त कर रहे हैं और नित्य साहित्य में रम रहे हैं। इसको मैं प्रमाण के साथ इस मंच से साबित करना चाहूँगी। कवितावली सब लोगों ने पढ़ा होगा और हम युवा भी पढ़ रहे हैं। दिक्कत और परेशानी यहाँ आती है कि हम अपने युवा वर्गों को उस ढंग से साहित्य में रमाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम रमाने की कोशिश करें, उनको एक दृष्टि दें कि इस दृष्टि से आप साहित्य को पढ़िए और समझिए, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में किसी भी युवा के पास किसी प्रकार की भी साहित्य की कमी होगी। अब कवितावली का मैं जिक्र की हूँ, उसमें है बालेधी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो लंकले लबो को रंग रसना पसारी है, कैंदो व्योम भीतिका भरी है, भूरी धूम के तू वीर रस वीर सी तरवार सी उघारी है। अब इस प्रकार की है। तो अगर हम अपने कक्षा में, अपने क्लासरूम में बच्चों को इस ढंग से अलग अलग छवियों और अलग अलग माध्यमों से कविता का पाठ कराना सिखाऊं, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी और अन्य विधाओं को पढ़ना सिखाऊं, समझना सिखाऊं और उसके पीछे की पृष्ठभूमि सिखाऊं, तो मुझे नहीं लगता है कि साहित्य को समझाने के लिए किसी भी रील्स की जरूरत पड़ेगी, जी मैम, किसी भी वेब सीरीज की जरूरत पड़ेगी। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम छोटे छोटे माध्यमों से साहित्य को मनोरंजन का विषय बना रहे हैं। साहित्य मनोरंजन के विषय के लिए मतलब विषय है ही नहीं। हम साहित्य को मनोरंजन के रूप में नहीं समझ सकते। साहित्य में डूबना होता है, साहित्य को आत्मसात करना होता है। साहित्य में जब हम साहित्य की गहनता में उतरते हैं तो मुझे महसूस होता है कि साहित्य में सब कुछ है। क्यों बड़े से बड़े मंचों पर से ये कहा जाता है कि कुछ मत पढ़ो और केवल गीता पढ़ो, कुछ मत पढ़ो रामचरितमानस पढ़ो, कुछ मत पढ़ो आप जो है गोदान पढ़िए। क्यों कहा जाता है? हार का जीत पढ़िए, काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पढ़िए। मैं अपने ओवरऑल अपनी बातों के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हमको कहीं से भी लग रहा है कि हमारे युवा साहित्य से कट रहे हैं, साहित्य को अलविदा कर रहे हैं, तो बस मैं सभी युवा कवि और लेखकों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि ये सभी युवाओं को पकड़िए, एक साथ बैठाइए, उनका छोटा छोटा एक समूह बनाइए और उन छोटे छोटे समूहों को बताइए कि साहित्य कैसे पढ़ना चाहिए, साहित्य में कैसे ठहरना चाहिए, साहित्य में कैसे मगन होना चाहिए।
मैम मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। देखिए साहित्य में मैम ने कहा कि मगन होना डूबना बहुत ज़रूरी है। युवाओं की बात हो रही है। मैं बार बार अपने क्वेश्चन को वहीं लाना चाह रहा हूँ जो धरातल की सरजमी पे वो दिखाई दे। जो ये डूबने की बात है, महसूस करने की बात है। आप कभी गौर से देखिए, हर परिवार में युवा होगा, उसका बच्चा होगा, उसका बेटा होगा, उसका भाई होगा। उसकी मन स्थिति देखिए, वो कहाँ डूबा है। उसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको रोजगार की। आज वो अपने कैरियर को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित है। उसकी पूरी पढ़ाई, पूरी साधना उसके कैरियर के साथ। अगर वो डूब रहा है, परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, तो कैरियर एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। अब ऐसी लड़ाई में जहां वो दिन रात बचपन से लेके आखिरी समय तक कैरियर की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे समय